In today's video, we are going to discuss about a company जो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और डिफरेंट टाइप ऑफ अ कंपनी है. आई एम क्वाइट श्योर मेजॉरिटी ऑफ आप जो ये वीडियो देख रहे हो यू वुड नॉट हैव हर्ड अबाउट दिस कंपनी. ये कंपनी में मेरा इंटरेस्ट कैसा आया? सेम कॉन्सेप्ट. इट इज ग्रोइंग इट्स रेवेन्यू एंड प्रॉफिट एट ग्रेटर देन 20% फॉर द लास्ट 2-3 years. इसका पी रेशियो राइट नाउ एलिवेटेड नहीं है. पी रेशियो इज लेस देन 30. एंड रिसेंटली ये जो मार्च 26 का क्वार्टर था, इसमें एबकस जो फंड मैनेजमेंट ग्रुप है जिसमें सुनील सिंघानी है, इज लाइक द मार्की पर्सन हु रन्स दिस ग्रुप, इज अ बिग एस इन्वेस्टर. उसने बेसिकली 4.4% ऑफ वैल्यू, ये 4.4% ऑफ कंपनी को दे हैव टेकन अ स्टेक इन इट. विदाउट एनी फर्दर टाइम, लेट्स गो एंड डीप डाइव इनटू द कंपनी. सो जिस कंपनी के बारे में वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे, दैट कंपनी इज नोन एज सेजल ग्लास लिमिटेड. ठीक है. सो व्हाट डज सेजल ग्लास लिमिटेड डू? तो सेजल ग्लास लिमिटेड is India's fastest growing architectural glass processor that converts commodity flowed glass into tempered glass, laminated glass, insulated glass, decorative glass, fireman glass. So बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यू एडेड आर्किटेक्चरल एंड वैल्यू एडेड सेफ्टी ग्लासेस बनाता है सेजल ग्लास लिमिटेड. एंड इट सेल्स इट टू बोथ B2B जो डेवलपर्स होते हैं एज वेल एज B2C जो फैब्रिकेटर्स होते हैं, राइट? As well as also basically B2B and B2C मॉडल है उनका. एंड दे हैव देयर 4 प्लांट्स, 4 प्लांट्स है उनके पास. एक सिलवासा में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है. एंड रिसेंटली इस कंपनी ने एक एक्विजिशन किया है ऑफ ग्लासटेक इंडस्ट्रीज, जिसकी वजह से 2 more प्लांट्स ऑफ दैट कंपनी हैज कम अंडर देयर ऑपरेशन राइट नाउ. एक तलोजा महाराष्ट्र में और एक इरोड तमिलनाडु में. एंड दे ऑल्सो हैव अ मार्की प्लांट इन UAE जहाँ से दे ऑपरेट फॉर द GCC रीजन. ठीक है. कंपनी का मार्केट कैप अराउंड 890 CR है. करंट प्राइस 780 रुपीज. FY26 रेवेन्यू 400 करोड़ के पास एंड 26 पैट 29 करोड़ की है. ठीक है. एक बार नाउ लेट्स ट्राई टू, बिफोर वी डीप डाइव इनटू द कंपनी, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये ग्लास आर्किटेक्चर और ग्लास की इकोसिस्टम कैसे बनती है. ठीक है. फॉर दैट लेट मी टेक यू टू जेमिनाई. सो ग्लास मेकिंग की वैल्यू चेन में ना बेसिकली 3 स्टेप्स है. एक है अपस्ट्रीम जहाँ पे आप रॉ मटेरियल्स को सोर्स करते हो. देन वो रॉ मटेरियल्स को यूज करके आप एक मिड स्ट्रीम प्रोडक्ट बनाते हो जो होता है फ्लोट ग्लास. ठीक है. एंड देन आप बनाते हो द डाउन स्ट्रीम वैल्यू एडेड ग्लासेस. ठीक है. नाउ सेजल जब उसने अपना ऑपरेशन शुरू किया, इनिशियली दे वर फोकस्ड ऑन मेकिंग फ्लोट ग्लास. अब फ्लोट ग्लास बिकॉज दिस इज काइंड ऑफ लाइक द रॉ मटेरियल आप बोल सकते हो फॉर मेकिंग वैल्यू एडेड ग्लास. फ्लोट ग्लास में मार्जिन सबका कम होते हैं. तो सेजल गॉट आउट ऑफ दैट बिजनेस एंड नाउ दे हैव फुली फोकस्ड ऑन बीइंग द इंडियाज लीडर in value added glass. Now value added glass बहुत टाइप्स के होते हैं. बिफोर वी डू दैट एक बार केमिस्ट्री समझ लेते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग है. तो बेसिकली फ्लोट ग्लास बनाने के लिए जो बेसिकली रॉ मटेरियल लगता है वो है सोडा लाइम सिलिका. 70% उसके साथ आप सोडा ऐश लाइमस्टोन कलट मिक्स करके जो मिड स्ट्रीम प्रोडक्ट रेडी होता है उसको बोलते हैं फ्लोट ग्लास. ठीक है. फ्लोट ग्लास आर एक्चुअल ग्लास शीट्स, पतले पतले ग्लास शीट्स. बट ये ग्लास शीट्स में उतना इनहेरेंट स्ट्रेंथ नहीं होता है, राइट? आप वो फ्लोट ग्लास को अगर किसी चीज़ पे रखते हो वो बहुत ब्रिटल होता है, बहुत इजीली प्रोन टू डैमेज होता है, राइट? सो उसको फ्लोट ग्लास बनाने के बाद जब उसको हम लोग डाउन स्ट्रीम में ले जाते हैं जहाँ पे हम प्रोसेसिंग करते हैं, वैल्यू एडिशन करते हैं, वहाँ पे सेजल ऑपरेट्स. एंड यहाँ पे सेजल क्या करता है? ये फ्लोट ग्लास को कट करता है, उनके रफ एजेस को स्मूदन करता है, फिर टेम्परिंग किया जाता है. व्हाट इज टेम्परिंग ऑफ एनी फ्लोट ग्लास? टेम्परिंग इज द प्रोसेस by which you make the glass a lot stronger and tougher. तो बेसिकली फ्लोट ग्लास को आप 620 डिग्री पे हीट करते हो, देन रैपिडली ब्लास्ट करते हो विथ कोल्ड एयर, एंड दिस क्रिएट्स हाई कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑन द एक्सटीरियर एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑन द इंटीरियर. इसके वजह से ग्लास में इनहेरेंट स्ट्रेंथ आ जाता है. और अगर ग्लास ब्रेक भी होता है ना, टेम्पर्ड ग्लास, तो वो स्मॉल फ्रैगमेंट्स में होता है. इट डजंट गेट जस्ट शैटर्ड इनटू मल्टीपल पीसेस. तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है. एंड इधर से ही सेजल का वैल्यू एडिशन है, इधर ही सेजल का पर्टिकुलर एक्सपर्टीज है. लैमिनेटेड ग्लास भी बनाते हैं. बेसिकली मल्टीपल लेयर्स ऑफ फ्लोट ग्लास को आप चिपका देते हो विद अ प्लास्टिक इंटर लेयर. मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट इज पॉलीविनाइल बुटाइरल और PVB अंडर इंटेंस हीट एंड प्रेशर. तो मल्टी लेयर्ड लैमिनेटेड ग्लास हो जाता है, थिक ग्लास हो जाता है. कहीं पर भी जब आप सेफ्टी ऑपरेशंस करते हो, सेफ्टी इंस्ट्रूमेंट्स लाइक डेटा सेंटर्स हो गया, बैंक्स हो गया, जहाँ पे आपको का सेफ्टी इज अ प्रायोरिटी, वहाँ पे टफ एंड लैमिनेटेड ग्लास, ऑल ऑफ दिस ग्लास वर्क. एक लास्ट टाइप ऑफ ग्लास होता है इंसुलेशन ग्लास, जो बेसिकली डबल और ट्रिपल ग्लेजिंग का ग्लास होता है. यहाँ पे आप क्या करते हो? यू हैव 2 panes ऑफ ग्लासेस आर सेपरेटेड इन बिटवीन बाय अ स्पेस्ड फिलर. कभी कभी इस फिलर में आर्गन भी दिया जाता है. सो बेसिकली क्या होता है? 2 ग्लास लेयर्स के बीच में जो गैप होता है उसमें एक न्यूट्रल गैस रखने से जो बाहर का टेम्परेचर है वो अंदर अंदर नहीं आता है, राइट?
So yeah, the interior of that building which is using insulated or IG glass, the interior will be much cooler than the exterior temperature. अब अगर दुबई जाते हो, यूएई जाते हो, you look in some very hot countries like in the Gulf region जहाँ पे बहुत गर्मी पड़ती है, but buildings के अंदर the temperature is much lower. This is because they're using insulated glass a lot. And ऐसे जैसे India's real estate market grows, specifically in premium and mid range buildings, ज़्यादा से ज़्यादा IG glasses will be used क्योंकि गर्मी ज़्यादा बढ़ रही है, राइट. इफ यू आर एबल टू नॉर्मली मेंटेन अ लेसर टेम्परेचर इनसाइड अ बिल्डिंग, व्हाई विल यू स्पेंड मोर ऑन एसी? इन्वायरमेंटली इट इज ऑल्सो बेटर. सो काफ़ी ज़्यादा यूज केसेस खुल जाते हैं. ठीक है, तो दिस वॉज मोर अराउंड द वैल्यू चेन ऑफ हाउ दिस वर्क्स. कोड पोर्टफोलियो के लिए लेट मी टेक यू टू स्क्रीनर. तो बेसिकली काफ़ी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लासेस है इनके प्रोडक्ट प्रोफाइल में. They have solid glass. These are suited for frameless glass assemblies, shower screens, stairways, applications, resistance to thermal shocks. Solid or toughened glass. Cool glass. Insulating glass unit with a standard and high performance glazing for sun control, UV control and thermal insulation. ये basically एक्सेसिव हीट को कंट्रोल करने में यूज आता है. टोन ग्लास यूज फॉर नॉइज रिडक्शन. कभी कभी यू नीड सर्टेन नॉइज प्रूफ एम्बियंसेस, राइट. तो बाहर से ज़्यादा कोई नॉइज अंदर ना है, यू कैन यूज टोन ग्लास. फोर्ड ग्लास इज फॉर सिक्योरिटी ग्लेजिंग एप्लीकेशंस. आर्मर ग्लास इज फॉर प्रोटेक्शन एंड शील्ड. कोई भी बुलेट प्रूफ ग्लास हो गया, कोई भी जो गाड़ी होता है, यू सी पॉलिटिशियंस गोइंग इन गाड़ीज जहाँ पे बुलेट प्रूफ ग्लास लगा होता है. बुलेट प्रूफ ग्लास इज ऑल्सो अ लॉट ऑफ यूज्ड इन डिफेंस, राइट. It is used in banks, it is used in a lot of secure places. तो वहाँ पे आर्मर ग्लास यूज होता है. डेकर ग्लास यूज फॉर फर्नीचर, सीलिंग पैनल्स, डेकोरेटिव मिरर्स. फायर बर्न ग्लास इज बेसिकली एक टाइप ऑफ ग्लास जो एक्सेसिव हीट को प्रोटेक्ट कर सकता है. एक्सेसिव हीट में भी वो ग्लास खराब नहीं होता, ब्रेक नहीं होता. इट इज़ यूज फॉर अ लॉट ऑफ फायर फाइटिंग, पर्सनल सेफ्टी पीरियड्स अप टू 20 minutes. लूनारो इज ऑल्सो अनदर टाइप ऑफ ग्लास. Basically this was about the different types of products that Sejal Glass does. कंपनी का एक और चीज़ देख लेते हैं कि ये कंपनी का एक डिफरेंशिएटर है कि ये डुअल जोग्राफी में मॉडल पे. बेसिकली इनका जो रेवेन्यू ब्रेकअप है, इट्स 70% फ्रॉम यूएई क्योंकि दे हैव अ बिग प्लांट इन यूएई, राइट. एंड 30% राइट नाउ इज ओनली फ्रॉम इंडिया, बट दैट इज रैपिडली राइजिंग आफ्टर द ग्लासटेक एक्विजिशन दैट दे डिड इन अप्रैल 2025. तो यूएई के सब्सिडरी है, वहाँ पे दे हैंडल कॉम्प्लेक्स इंसुलेटेड ग्लास एंड लैमिनेटेड ग्लास फॉर हाई राइज फसाड्स. वो इंडियन ऑपरेशंस में रेसिडेंशियल, कमर्शियल कंस्ट्रक्शन, रेलवेज एंड डेटा सेंटर सेगमेंट्स में फोकस ज़्यादा है. अभी लेट्स कम टू द इम्पॉर्टेंट पार्ट. ग्रोथ ट्रिगर्स समझ लेते हैं इस कंपनी के. ग्रोथ ट्रिगर्स क्या है, क्योंकि देयर हैव टू बी अ सर्टेन गुड अमाउंट ऑफ ग्रोथ ट्रिगर्स फॉर सुनील सिंघानिया टू टेक अराउंड 4% स्टेक इन एनी कंपनी, राइट. तो वो समझते हैं. सो पहला ग्रोथ ट्रिगर इज दैट दे ग्लासटेक जो टर्न अराउंड, ग्लासटेक पे टर्न अराउंड होगा एंड इंडिया कैपेसिटी में भी रैंप अप होगा. ठीक है. नाउ सी व्हाट हैपेंड. सेजल एक्वायर्ड दिस पर्टिकुलर कंपनी ग्लासटेक इंडस्ट्रीज विद देयर 2 ऑपरेटिंग मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स इन तलोजा एंड इरोड इन अप्रैल 2025. नाउ उस टाइम पे जब ग्लासटेक को एक्वायर किया जाता, ग्लासटेक वाज एबिटा मार्जिन नेगेटिव. ठीक है. और बहुत डिस्ट्रेस वैल्यूएशन में ग्लासटेक एक्विजिशन हुआ था. एंड पोस्ट इंटीग्रेशन ऑलमोस्ट 2 क्वार्टर लग गए कंपनी को टू ग्लासटेक को प्रॉपर्ली एक्वायर करने के बाद. तो कंपनी अभी मैनेजमेंट क्या बोल रहा है कि Q4 26 कॉल के कि what will happen by Q1 FY27 con call, by the time we have the next con call, you will see that Glasstek की EBITDA margin will not only break even, but it will have a 10% EBITDA margin, 10% से ज़्यादा. सेकेंड क्या है, तो करंट यूटिलाइजेशन रिमेन्स वेरी लो. तो ग्लासटेक के जो फैक्ट्रीज है तलोजा एंड इरोड में, वहाँ पे टेम्परिंग मतलब टफनिंग ऑफ ग्लास, insulated glass, lamination glass में you see that the capacity utilization of the factory is almost at 33-20 या 20-30% के बीच में. ईरोड में तो और भी कम है. ओवरऑल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इज ऑलमोस्ट बिलो 10%, राइट. बट जो इनका सिलवासा फैक्ट्री है, जो जहाँ पे सेजल का खुद का फैक्ट्री, राइट, वहाँ पे इफ यू सी द कैपेसिटी यूटिलाइजेशन दैट इज मोर देन 75-80%, राइट. That is more than 75-80%, right. तो इसमें क्या, what are we able to understand? We are able to understand this, that now after integration the management feels like इस फैक्ट्री को भी उसको कैपेसिटी यूटिलाइजेशन करके ही ज्यादा रेवेन्यूज आ सकता है. It does not need to do extra capex. Utilizing the capacity, it will be able to generate more revenue. मतलब कॉस्ट उस स्पेस से नहीं बढ़ेगा क्योंकि इसमें अब सिर्फ कॉग्स आएगा, राइट, बट रेवेन्यू ज्यादा बढ़ेगा. तो there is a possibility of margin expansion in Glasstek which is going to get guided by them.
Plus Silvassa is also running at a high particular capacity utilization. So this is there is very high conviction bet that Glasstek की टर्न अराउंड हो जाएगी. अगर आप देख रहे हो Glasstek की FY26 रेवेन्यू सिर्फ 40 CR था. Now you need to keep in mind 40 CR. The operations in Taloja factory and in the Erode factory they started in June July. तो effectively 6 months का ही operation था 40 CR का. So they are giving that next year in FY27 की end तक 12 months of operation में Glasstek should be easily able to do around 110 CR की growth. 110 CR का revenue which is itself a 175% की growth from current projections. टलोजा की कैपेसिटी एक्सपेंशन प्लान्स क्या है कंपनी की, कि बोल रहे कि अभी 33% की हमारा टफनिंग ऑफ ग्लास की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है, बट वील टेक दैट टू ग्रेटर देन 50%. एंड लैमिनेशन टारगेट अक्रॉस बोथ द प्लांट्स दे वांट टू इंक्रीज इट टू अराउंड 30%, राइट. एंड दे वांट टू डू दिस एवरीथिंग इन FY27. सेकेंड जो इंटरेस्टिंग थिंग है विच यू गाइस नीड टू सी इज जो इनका यूएई ऑपरेशन स्टेबिलिटी है एंड द जीसीसी मार्केट डाइवर्सिफिकेशन. ठीक है, यूएई अभी व्हाट हैपेंड 70% ऑफ द रेवेन्यू को consolidated revenue पे आता है UAE से. ठीक है, now despite Middle East geopolitical headwinds causing real estate softness, Sejal's UAE unit is holding up with a solid AED of 60 million order book. ठीक है, and stable monthly revenue of 10 to 10.5 million. तो कंपनी ने क्या कॉन कॉल में बोला कि देखो, क्योंकि उनको काफी पूछा गया था क्वेश्चन कि बिकॉज मिडल ईस्ट में इतना टेंशन हो रहे थे, right? And if you remember, this con call happened in May 12th before the signing of the ceasefire between US and Iran. उस टाइम पे अनसर्टेनिटी भी बहुत ज़्यादा था. कंपनी ने बोला कि इवन एट दैट टाइम द कंपनी मैनेजमेंट सेड दैट दे डू नॉट सी एनी डिमांड प्रेशर अनलेस द सिचुएशन वर्सन्स. ठीक है, एंड दे सेड दैट दे हैड इनफ ऑर्डर बुक टू सस्टेन देम फॉर 2 quarters on a minimum. And secondly, they said that if the situation were to improve, right, then at that point of time they will be having even more orders coming in from the real estate developers and other adjacent industries. एंड ऑल्सो और एक चीज इन लोगों ने क्या बोला था कि नाउ टू डाइवर्सिफाई देमसेल्फ फ्रॉम द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रेवेन्यू इन यूएई, दे आर ऑल्सो ट्राइंग टू डाइवर्सिफाई इनटू द अफ्रीकन मार्केट्स एंड अदर जीसीसी कंट्रीज. मिडिल ईस्ट में जो डिफरेंट कंट्रीज है ना, यूएई को छोड़ के कुवैत हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, you have the South African market. So they are also going to try to diversify and sell and export their products to those particular countries as well. Now keep in mind कि अभी US ceasefire sign हो गया, right? Situation does not look to be that bad. In fact, improve हो गया, Hormuz खुल गया. All of the things are pointing to the fact that geopolitically tensions going down. The order book entry of Sejal Glass in the UAE should actually rise, and they should have more visibility and tender orders and order के announcements हो सकती है कंपनी की, जो उनकी UAE operations को further high pace से growth दे सकता है. This is the second thing. थर्ड क्या है, वेरी इंटरेस्टिंग, प्रोडक्ट की जो मार्जिन है कंपनी की उसमें वी कैन सी ग्रोथ. व्हाई? बिकॉज दे आर एंटरिंग हाई मार्जिन न्यू प्रोडक्ट पोर्टफोलियो. ना ये पोर्टफोलियो में क्या है, दे हैव फायरमैन ग्लासेस, दे हैव बुलेट प्रूफ ग्लासेस, दे हैव डिजिटल प्रिंटेड ग्लासेस एंड दे हैव डेकोरेटिव ग्लासेस. सो क्या किया कंपनी ने, सेजल ने एक बेसिकली एक एग्रीमेंट साइन की है विद अ फायर रेटेड ग्लास टेक्नोलॉजी स्पेनिश फर्म for products that they will sell in the market from Q3 FY27. Now ये particular जो product है, ये वही मैंने जो आपको फायर बैन ग्लासेस के बारे में बोला, that this glass will be able to withstand extreme high temperatures and fires for a period of 2-3 hours, giving the rescue operations enough time to save multiple people and save whatever the things that they want to rescue. Then there is a bulletproof, high resistant, high security glasses that are already in the market. फिर वंदे भारत के लिए and all of the other AC long journey trains that we have in India, उसके लिए also they are bidding. They have actually responded to tenders for level 1 and level 2 tenders, and commercial orders actually उनके start भी हो जाएंगे. डिजिटल प्रिंटेड एंड डेकोरेटिव ग्लास टारगेटिंग भी है उन कंपनी का. Q3 FY27 से दे विल लॉन्च दिस प्रोडक्ट्स, एंड दीज आर ऑल मीनिंगफुली हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स एंड प्लेन टेम्पर्ड और टफन ग्लास. ठीक है, कंपनी क्या बोल रहा है कि जो फायर बैन ग्लासेस है एंड बुलेट रेजिस्टेंट ग्लासेस है ना, इनका तो ग्रॉस मार्जिन 25 to 40% है, वेरस कॉमन कमोडिटी जो टफन ग्लास है उनका सिर्फ 15 to 18% है, राइट? इसका मतलब क्या है कि रेवेन्यू में जितना फायर बैन, बुलेट प्रूफ, डेकोरेटिव, ऑल ऑफ दिस ग्लासेस की कॉन्ट्रीब्यूशन बढ़ती है, so the overall EBITDA margin of the company will also keep up rising because the gross margin of these glasses are higher than the gross margin of the tempered glass, जो उनका majority of the contribution है right now.
अगर आप लोग थोड़ा देखोगे, रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन 5 to 7% अब FY27 टोटल रेवेन्यू करना चाहता है फ्रॉम ऑल ऑफ दिस हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स, एंड दे वांट टू स्केल दिस टू 15 to 20% बाय FY28। तो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन वैल्यू एडेड प्रोडक्ट से आने वाला है। FY27 में 5 to 7%, FY28 में 15 to 20%, रेलवेज में 2-3% ऑफ रेवेन्यू अभी कंट्रीब्यूट करता है, बट एज मोर एंड मोर new generation of Vande Bharats come in, then we are also trying to, as you know, launch bullet train in India. उसमें भी they will definitely be using a lot of the bulletproof as well as the IG glasses. तो in those cases also railways से भी revenue contribution बढ़ सकता है। fire rated glasses so obviously it will be the highest margin glasses. So from a point of view of revenue contribution of higher margin products increasing, we see great visibility, and product wise भी company जो इतने सारे value added products है, there is no other player in the country जो डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग में इतना ज़्यादा वैल्यू एडिशन कर रहा है इन इंडिया, एंड दिस इज वाई दिस कंपनी बिकम्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैनेजमेंट ने बोला है कि दे वांट टू इंक्रीज देयर इंडिया रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन फ्रॉम 30% राइट नाउ टू 50% बाय FY28, राइट। इंडिया में एबिटा टारगेट है FY27 में 15% वर्सेस नियर जीरो इन FY26, और ये हुआ बिकॉज ऑफ द ग्लासटेक एक्विजिशन। सिल्वासा प्लांट में 17 to 18% की एबिटा होता ही है, ठीक है। एज ग्लासटेक रैम्स एंड प्रोडक्ट मिक्स शिफ्ट फ्रॉम प्लेन टेम्पर्ड ग्लास जो 60% ऑफ इंडिया मिक्स है टू IG एंड लैमिनेटेड ग्लास, इंडिया मार्जिन शुड ऑल्सो स्ट्रक्चरली इंप्रूव। फ्लोट ग्लास के प्राइस इंक्रीज भी हुआ है, बट कंपनी सेड दैट दे आर एबल टू पास ऑन मेजॉरिटी ऑफ द कॉस्ट टू द एंड कस्टमर्स। नाउ एक चीज याद रखना, इंडिया में इनका फोकस क्या है, कंस्ट्रक्शन मार्केट में, रियल एस्टेट मार्केट में एंड रेलवेज में, एंड द लास्ट वन इज द डेटा सेंटर्स। अब डेटा सेंटर्स में रिमेंबर, डेटा सेंटर्स में ग्लास की बहुत यूजेज होती है। एक तो एक्सटीरियर्स आर मोस्टली मेड ऑफ ग्लासेस, तो वहाँ पे आपका जो आपका टेम्परेचर थर्मल कंट्रोल जो ग्लासेस है, राइट, वो उसका यूज होगा, बिकॉज अ लॉट ऑफ दिस डेटा सेंटर्स हैव टू बी ई सर्टिफाइड बिल्डिंग्स, लीड सर्टिफिकेटेड बिल्डिंग्स, राइट। सेकेंडली बिकॉज इतना ज़्यादा एनर्जी कंजम्पशन होता है, मतलब कूलिंग के लिए ग्लासेस सोल्यूशंस आएंगे। फिर डेटा सेंटर सर्वर रूम्स में फायर बैंड ग्लासेस लगेगा। फॉर एग्जांपल कोई भी सर्वर ज़्यादा हीट हो गया, कुछ में भी फायर लग गई, तो यू वोंट वांट the fire to move from one corridor of the data center to another corridor holding several other servers, right? You would want to localize the problem in one corridor, तो fire band glasses will also be required। तो आप समझ रहे हो कि visibility in order of data centers की कंट्री में जितनी ग्रोथ होगी, more the number of data centers, the more the number of specialized type of toughened and security as well as fireproof glasses की नीड बढ़ेगी, and this is where सेजल ग्लास को एक बहुत ज़्यादा टेलविंड मिल जाता है from a point of data centers। देन यूरोपियन मार्केट में भी एक्सपोर्ट का प्लान्स है। सेंट गोबेन के साथ दे हैव अ पार्टनरशिप, दे हैव अ स्ट्रक्चरल प्राइसिंग एडवांटेज। तो बेसिकली सेजल हैज एन एक्सक्लूसिव कोलैबोरेशन विद सेंट गोबेन दैट प्रोवाइड्स 4 to 5% क्रेडिट नोट प्राइसिंग एडवांटेज ऑन प्रोजेक्ट लिंक्ड ऑर्डर्स, एक्सेस टू स्पेशल ग्लास साइजेस, एंड सेल्स गोबेन की एक स्पेसिफिकेशन टीम की भी एक्सेस मिल जाता है विच हेल्प्स देम विन प्रोजेक्ट्स एंड एन आर्किटेक्ट और डेवलपर स्टेज। तो ये सेंट गोबेन की पार्टनरशिप की वजह से एक तो 4 to 5% की क्रेडिट नोट मिल जाती है, तो इनका रिसीवेबल्स और इनके साथ जो सारे क्रेडिटर डेज में हेल्प हो जाता है। सेकेंडली स्पेसिफिक टाइप ऑफ SKU ऑफ ग्लास साइजेस मिल जाता है which helps them bring down their raw material sourcing cost. So this is something which is specific to Sejal Glass and other competitors don't have. तो इधर से ही there might be, you'll be able to notice that with time the EBITDA margin or operating profit margin of Sejal will be higher than other glass companies in India. Even we have Asahi Glass in India, but Asahi is more into float glass production and little bit of value added, but Sejal is fully into value added, तो उनका margin भी ज़्यादा बढ़ेगा। और एक कंपनी ने मेंशन किया देयर इज आल्सो ऑप्शनैलिटी ऑफ डूइंग अ सेकंड एक्विजिशन। इन लोगों ने Q3 में भी बोला था, Q4 में भी बोला है दैट दे आर ट्राइंग टू एक्वायर अनदर ग्लास टेक कंपनी इन इंडिया। दे हैव नॉट रिवील्ड द नेम, बट अगर वो ऑप्शनैलिटी आ जाता है तो देन अगेन फ्रॉम दैट यू कैन एक्सपेक्ट हायर रेवेन्यूज। सो द टैम फॉर द कंपनी कीप्स ऑन ग्रोइंग एंड इटसेल्फ ये मार्केट की टैम भी बहुत ज़्यादा है। इफ यू थिंक अबाउट द ग्लास एप्लीकेशन इन ऑल ऑफ वंदे भारत, इन ऑल ऑफ द डेटा सेंटर्स, रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स, you look at hospitals, you look at construction, majority of the buildings के जो outer facade होते हैं that is made up of glass। इंडिया को अगर आपका skyline को kind of similar to US, UK, Europe बनाना है, they will have to have a lot of skyscrapers and a lot of buildings जिसका facade glass है। Secondly, eco conscious products है, they lower the temperature inside buildings, तो AC का यूजेज कम हो सकता है। दिस कैन बी अ डायरेक्ट बेनिफिशियरी फॉर द कंट्रीज जो एनर्जी बिल है। तो दिस अ लॉट ऑफ सेकेंडरी एंड टर्शियरी बेनिफिट्स दैट कम्स फ्रॉम यूजिंग अ लॉट ऑफ टफ एंड ग्लास एप्लीकेशंस, एंड ए कंट्री ग्रो होने में दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्टर एंड यू शुड
you should look at. थोड़ा रिस्क के बारे में also let's speak about. So रिस्क में major 2-3 रिस्क है. एक है geopolitical escalation, but now with the ceasefire being signed and a deal being done, I don't think this should be a big factor for them, unless obviously if it's a violations हो गया and things get worse. I don't think that is going to happen. So from a geopolitical risk, this goes down, but उनका revenue concentration they need to reduce from 70% in UAE, and that is why they are taking all of these steps. So this is something you need to keep in mind. सेकेंड रिस्क है कि ग्लाफटेक की जो यूटिलाइजेशन रैंप अप उन्होंने बोला है फॉर देयर तलोजा फैक्ट्री एंड फॉर देयर इरोड तमिलनाडु फैक्ट्री, दैट नीड्स टू हैपन एंड दैट नीड्स टू हैपन वेल. If there's any problem there, then EBITDA margin expansion in India will not happen and revenue will not grow at the guided pace. So lower utilization can be a problem, but hopefully they are able to manage that. And the last problem which I feel is raw material price, because देखो ये जो फ्लोर ग्लास के prices ना 7 to 8% बढ़ा है last 2 months में, and 80 to 90% of this price increase सेजल ने पास कर दिया अपने end customers को, but that is for the new orders. For the old orders they are still having to bear the price increase, and इसके वजह से उनका जो उनका EBITDA margins hit हो सकते हैं if the price keeps on rising. They will obviously in future try to do some further improvements in their contracts, in which they specifically mention that properly price hedged unka contracts ho, so that with rise in price or fall in price their margins are perfectly intact. This is something I expect from the company that they will do. And the gas prices increase in India could push a pressure on the COGS अगर रॉ मटेरियल फ्लोट ग्लास की प्राइस बढ़ जाती है. But hopefully with the change in the product mix to more value added higher margin glasses, the COGS should the EBITDA margin should be properly intact. So that is something that you need to look into. In terms of promoter and governance, there's not much of a risk. Dilution हुआ है from 75% to 69.96% promoter की, but that dilution was due to a preferential allotment. ये उस कंपनी ने किया था जब टू रेज फंड्स, सो दैट फ्रॉम अ ग्रोथ पर्सपेक्टिव द कंपनी हैज इनफ फंड्स टू ग्रो. बट अगर फर्दर रिपीटेड डाइल्यूशंस होता है देन दैट इज गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम, बिकॉज वी डोंट वांट टू सी हैव अ प्रोमोटर जो इतना इन अ नेसेंट इंडस्ट्री जहाँ पे इतने ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स है बहुत ज़्यादा इक्विटी डायल्यूट करे. वी वुड वांट टू लुक एट अ कंपनी जो अपने इंटरनल एक्रूअल से पैसा सेव करके अपने ग्रोथ को फंड कर सकता है rather than through इक्विटी डायल्यूशंस. So that is something I thought you guys should need to know. एक बार थोड़ा और बात कर लेते हैं स्क्रीनर में. स्क्रीनर में एक चीज़ देखना, कंपनी ने CFO टू EBITDA कन्वर्शन भी बहुत बड़ी है, 75% फॉर अ वेरी स्मॉल कैप कंपनी, माइक्रो कैप कंपनी इनफैक्ट. तो प्राइसिंग पावर है कंपनी के पास, एज वेल एज कलेक्शंस का एफिशिएंसी भी है. द ROE एंड ROC इज वेरी गुड, 19% 30%. रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल 19-20% के पास है, विच इज like for me looking at a small cap company, that gives me a lot of belief on the management's ability to run a company well. अगर आप ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देख रहे हो कंपनी का, इग्नोर 24, अगर आप मार्च 2019 से देखते हो तो देयर हैज बीन अ कंटिन्यूअस राइज इन प्रॉफिट, इन रेवेन्यू, गुड स्केलिंग एज वेल एज मार्जिन्स. जो पहले हेवायर था, नाउ दे हैव सेटल्ड बिटवीन 12 to 15%, एंड इसमें देयर कैन बी फर्दर ग्रोथ एज वेल. Net profit rose from 8 CR to 29 CR. So post 2023, Sejal Glass has kind of seen a revelation and improvement in their working operations. Something good. We need to look at this company further. बैलेंस शीट में एक ही प्रॉब्लम है, द कंपनी हैज हायर बोरोइंग्स से वजह उनका डेट टू इक्विटी में प्रॉब्लम है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स भी थोड़ा ज़्यादा है, एंड दैट इज बिकॉज प्रॉब्ली ड्यू टू द वर्किंग कैपिटल इंटेंसिविटी ऑफ दिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री एंड देयर पर्टिकुलर कैपेसिटी एक्सपेंशंस. एक ही है डेट टू इक्विटी, which obviously should with period of time go down. That is my expectation from the company. Debtor days and all looks to be coming down. That is a good thing. Other than that, as I told you, the DIIs में Abacus Growth Fund में कंपनी की एंट्री हुई है very recently, 4.4%. Sunil Singhania has picked up the stake. Sunil Singhania is a particular investor who is very astute in all this understanding companies. So that gives us a lot of गुड वाइब्स रिगार्डिंग द कंपनी. एक फाइनल थोड़ा बात कर लेते हैं ऑन द ग्रोथ गाइडेंस. तो मैनेजमेंट ने बोला है कि रेवेन्यू ग्रोथ आप देख सकते हो बिटवीन 500 to 560 CR from 400 CR in this particular year that they have done. That is itself somewhere between 30-32% revenue growth. Then अगर आप PAT की growth देख रहे हो, PAT could go from 29 CR to almost 50 CR. That is almost 80% PAT growth, which is keeping in mind the logic that the EBITDA margin will also expand from 16.5 17 to 18% because of two reasons. एक capacity
जो यूटिलाइजेशन बढ़ेगा इन फॉर ग्लासटेक, एंड दूसरा बिकॉज ऑफ द लॉन्च ऑफ सेवरल हाई मार्जिन वैल्यू एडेड ग्लासेस इन Q2 Q3 ऑफ FY27. ठीक है, सो कंपनी में ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स बहुत बढ़िया है. वैल्यूएशन टॉक करते हैं थोड़ा. राइट नाउ द स्टॉक की पी इज 29.4. पेग रेशियो निकालते हैं. पेग रेशियो कितना बनेगा अगर स्टॉक अपनी पी को अगर अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को देर सेइंग दैट टेक इट फ्रॉम 29 to 48, अगर 50 भी पकड़ता हो तो अगर 50 CR के भी प्रॉफिट करता है कंपनी, दैट इट सेल्फ इज लाइक अ 60% ग्रोथ इन प्रॉफिटेबिलिटी. तो तो पेग रेशियो आपका 29/60 निकालोगे तो 0.5 की है, विच इज़ वेरी वेरी अट्रैक्टिव. मार्केट कैप कंपनी की 840 CR है राइट नाउ एज पर स्क्रीनर. अगर मैं पैक निकालूँ 50 की तो आप देखोगे दिस पर्टिकुलर मार्केट कैप विल बी 844 डिवाइडेड बाई 50. तो दैट विल बी अराउंड, let me just calculate so that I give you exact figures. That is 844 divided by 50. That is 16.8, right? 1617 की 1670 की 1 year forward P ratio है, which means that for a company that is growing its earnings at 40%, top line at 30% plus, having a 1 year forward P of 1617 is very very attractive. Peg ratio भी हमने देखा 0.5 है. The only thing that we need to think from a valuation point of view is that the promises that the management has done, that needs to keep going. Earnings momentum track करने की है, and that is all. Company बहुत capital efficient भी है as we have seen. Dividends नहीं देता है company, but whatever extra CFO वे करता है ये either company में ही invest कर देता है. That is one thing which is a good thing that the company is able to do so. एक बार थोड़ा बात कर लेते हैं कंपनी की टेक्निकल्स के ऊपर. तो दिस इज सेजल्स लास्ट स्टॉक प्राइस. आप देख रहे हो कि 200 डे मूविंग एवरेज को बहुत ही ज़्यादा पकड़ के चल रहा है फ्रॉम January 24. थोड़ा नीचे आया था बिटवीन द 200 डे, बट रिसेंटली देयर वाज आल्सो वेरी सीवियर करेक्शन इन द स्टॉक. नाउ माइंड दिस इज अ वेरी माइक्रो कैप स्टॉक. सो ये जो करेक्शंस आप देख रहे हो, दिस पर्टिकुलर करेक्शन फ्रॉम अ फॉल फ्रॉम हियर टू हियर, दैट इज ऑलमोस्ट 60% rapid falling over a period of, I don't know, maybe this is just between 4 months you saw this fall. This happens in microcap companies, and ये particular level पे there has been some bulk buying by some insider trading हो सकता है इधर, because बहुत बढ़िया सा एक high end gap up price में है, and a big volume of buying came over here. So this might be a level जहाँ पे strategic value दिखा for the person who has entered. Interestingly अभी भी 200 डे मूविंग एवरेज के पास ही है कंपनी. The overall momentum of the stock is upwards, which means that the stock is definitely in a stage 2 upward momentum. Stage 2 upward momentum पे रहने की ये benefit है कि the company has things going well for it. Sunil Singhania's की entry in March 26 indicates that further revenue visibility is very strong. And मुझे क्या लगता है ये कंपनी ना ये ऐसे 200 डे को हक करते करते ऊपर बढ़ेगा. And जब तक this company does not have a very bad quarter, we should not see further horrible downside move for the company. Overall looks like a very interesting bet, Sejal Glass, specifically because ये जो company है ये मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगता है फ्रॉम इंडिया ग्रोथ परस्पेक्टिव एंड टेलविंड्स परस्पेक्टिव. एंड कीप इन माइंड दैट इंडिया में आर्किटेक्चरली और कंस्ट्रक्शन वाइज ग्रोथ सिर्फ अभी ये आरसीसी से उतना नहीं है. ग्रोथ अभी है फ्रॉम कंपनीज जो आर्किटेक्चरल ग्लास यूज कर रहा है फॉर मेकिंग बिल्डिंग्स, फॉर मेकिंग डेटा सेंटर्स. ग्रोथ है फ्रॉम दोज कंपनीज जो स्टील पाइप्स यूज कर रहा है, जो प्री फैब्रिकेटेड बिल्डिंग्स, प्री फैब कंपनीज है जो प्री फैब्रिकेटेड डिजाइन बना रहे हैं. इसमें एडिशनल ग्रोथ है, इसमें यू आर गेटिंग मोर ऑर्डर्स. दीज आर द टाइप ऑफ टेक्नोलॉजीज जो विल मूव इंडिया टू द ग्लोबल फ्रंट इन टर्म्स ऑफ द वे इट डेवलप्स इट्स नेक्स्ट सेट ऑफ बिल्डिंग्स, इट्स नेक्स्ट सेट ऑफ आर्किटेक्चर. क्योंकि दुनिया में भी यही हुआ था, दुनिया में जो होता है वो इवेंचुअली इंडिया में भी होता है. सो दिस इज समथिंग विच यू गाइज नीड टू नो. एंड सेजल वंस, अगर मैनेजमेंट की बात भी आप सुनो, वेरी बुलिश कमेंट्री देता है मैनेजमेंट. लुक्स वेरी वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट देयर बिजनेस. दे वांट टू हैव द लार्जेस्ट मार्केट शेयर in the value added downstream processing of specialized glass. They want to have the highest capacity. They want to have the highest capacity of all the players in India for the value added products, and they want to also grow internationally. So very interesting company, guys. I hope you guys really like this video. काफ़ी इंटरेस्टिंग कंपनीज में पढ़ रहा हूँ एंड आई कीप ऑन शेयरिंग विद यू. अ लॉट ऑफ यू गाइज रियली लाइक द लास्ट वीडियो जो मोदी नेचुरल्स के ऊपर आई हैड डन, because that was a company available at a P of 11. So if you guys like all of this video, please like and subscribe to the channel, which will help you keep updated to the market. And thank you, and I'll be back with another video in the next episode. Thank you.